Hello everyone, welcome in this class. Today's our topic is disadvantage of joint stock company. In our previous class we have discussed about the advantages of joint stock company. तो आज की क्लास में हम joint stock company की disadvantages को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, क्योंकि कंपनी को स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई सारे जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। जैसे MOA बनाना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA बनाना होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और प्रोस्पेक्टस भी जारी करना होता है। तो इस तरीके की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज जो है कंपनी को स्थापित करते समय पूरी करनी पड़ती है, जो हर व्यवसाय की बस की बात नहीं है। एकाकी व्यवसाय और पार्टनरशिप फर्म में इस तरीके का कोई फॉर्मेलिटीज या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। यहाँ जो नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स। कंपनी की जो शुरुआत है वो प्रमोटर करते हैं, ये कंपनी के डेवलपर होते हैं, उसको विकसित करने वाले। शुरू से ही सारे कामकाज प्रमोटर के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो फ्रॉड कर सकते हैं। प्रमोटर के द्वारा फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे कि प्रमोटर जो है कोई भी संपत्ति करेगा तो उसको अधिक मूल्य पर दिखा करके पैसे को गबन कर सकता है। दूसरा, ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा करके, एक्सपेंसेस को जानबूझकर ज्यादा दिखा के और फ्रॉड किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रमोटर्स के द्वारा। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इनकरेजमेंट टू मोनोपोली। एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है कंपनी से, क्योंकि कंपनियां हैं वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है। और एज यू नो स्टूडेंट, जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है तो वहां पर यूनिट कॉस्ट हमेशा कम आती है। यहाँ पर जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट को प्लस करके उसकी प्राइस डिटर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी, और जो छोटे व्यवसायी हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो उस प्राइस पर सामान नहीं बेच पाती जिस प्राइस पर वो पर्टिकुलर कंपनी बेच रही है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं और उनकी प्रोडक्ट की लागत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मार्केट पर जो बड़ी कंपनीज है उनका एकाधिकार हो जाता है, और वो एकाधिकार करके मार्केट पर कस्टमर का शोषण करते हैं, कंज्यूमर का शोषण करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है एनकरेजमेंट टू स्पेकुलेशन। कंपनियां स्पेकुलेशन को भी बढ़ावा देती है। आप जानते हैं कि शेयर में ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबल होते हैं। यहाँ पर शेयरों की जो कीमत है वो कंपनी के अंदर जनता का विश्वास कैसा है और डिविडेंड कितना दे रही है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार जो कंपनी का प्रबंधक होता है, संचालक मंडल होता है, वो जानबूझ करके तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के इसकी जो है कीमत कम या ज्यादा कर देते हैं, जिससे कई शेयर होल्डर इन्वेस्टर की इंटेंशन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करके स्पेकुलेशन के लिए उन्हें खरीदते हैं, और जब कीमत बढ़ जाती है तो उन्हें बेच देते हैं। स्पेकुलेशन जो है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा गलत होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है वो है कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी में अलग अलग पार्टीज होती है, जैसे शेयर होल्डर, वर्कर्स, क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स में भी टू टाइप्स के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर इनके इंटरेस्ट में भी मतभेद आ जाता है। कैसे आता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित
परसेंटेज से डिविडेंड मिलता है, चाहे प्रॉफिट कितना ही हो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये चाहेंगे कि उन्हें निश्चित परसेंटेज से डिविडेंड मिलने के बाद जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है वो फंड में चला जाए। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो चाहते हैं कि मैक्सिमम रेट से उन्हें डिविडेंड मिले। तो यहाँ पर दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, टकराव आ जाता है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस। कंपनी में बहुत ही ज्यादा वैधानिक जो है इंटरफेयर होता है। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स की हितों की रक्षा के लिए कंपनी एक्ट जो है, जिसे इंडियन कंपनी एक्ट कहा जाता है, वो लागू किया गया है। इस इंडियन कंपनी एक्ट में जो भी नियम है कंपनी को सभी नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है, उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करनी होती है, और इसके साथ साथ कंपनी लॉ बोर्ड का भी गठन किया गया है। तो टाइम टू टाइम कंपनी को काफी सारे जो है ये दोनों ही संस्था, ये कंपनी लॉ बोर्ड जो है कंपनियों पे कंट्रोलिंग करती है, और इस तरीके से कंपनियों के ऊपर लीगल इंटरफेयर बढ़ जाता है और उसकी ग्रोथ में, उसके कामकाज में ये बाधा बनता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी लीक हो जाती है क्योंकि कंपनी को अपने एनुअल स्टेटमेंट पब्लिश करने होते हैं, इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजनी होती है, और कोई भी पर्सन रजिस्ट्रार के पास एक पर्टिकुलर फी पे करके उस कॉपी को ले सकता है, देख सकता है। तो जो कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इसकी पहुंच हर आदमी तक हो जाती है, जो कि जो है कंपनी के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेक करने में देरी हो जाती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर कंपनी को लेना है तो उसके लिए मीटिंग बुलानी जरूरी है, और मीटिंग बुलाने में काफी समय भी लगता है। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और एक्सपेंसिव भी होती है, और कई बार कोरम पूरा ना होने से मीटिंग को रद्द भी कर दिया जाता है। कोरम से यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स कि हर मीटिंग में एक निश्चित संख्या में उसके मेंबर्स का आना जरूरी है। अगर वो निश्चित संख्या में सदस्य नहीं आ पाते हैं तो मीटिंग रद्द कर दी जाती है। अगर कंपनी को कोई क्विक डिसीजन लेना है तो यहाँ पर उस क्विक डिसीजन लेने में देरी हो जाती है, और कई बार कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस उठाना पड़ जाता है, क्योंकि बिना मीटिंग के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है वो है एवल्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी में कैपिटल ज्यादा होती है तो वो सक्षम होती है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने में, लेकिन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के जितने फायदे हैं उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब कोई भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो वहां पर सबसे पहला तो वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है, बेकार वर्किंग कंडीशन में उनसे काम करवाया जाता है, और दूसरा जो है एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर एक और इसकी जो है ड्रॉबैक है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, कि जब एक निश्चित सीमा तक प्रोडक्शन हो जाता है तो इकोनॉमिक्स का एक रूल है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ये लॉ जो है लागू हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप उत्पादन को बढ़ाएंगे तो भी जो है आपकी कीमत जो है पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के कुछ ड्रॉबैक भी जो है कंपनी को सहन करने पड़ते हैं। अगला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर। जैसा कि मैंने बताया कि शेयर होल्डर दूर दूर से बिलोंग करते हैं, तो सभी का कंपनी के मैनेजमेंट वर्क में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है।
इनके द्वारा इलेक्टेड मेंबर जो है वो कंपनी का प्रबंध करते हैं, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। तो कई बार ये मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के हितों को इग्नोर करते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देते हैं। जानबूझ करके प्रॉफिट कम दिखाएंगे जिससे शेयर होल्डर को कम से कम डिविडेंड दिया जा सके। इससे जो है शेयर होल्डर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है वो करप्शन है। कंपनियां जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाती हैं, क्योंकि कंपनियों के पास पैसा होता है और जब चुनाव होते हैं तो वो उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फंड प्रोवाइड करवाती है जो उन्हें लगता है कि सत्ता में आ जाएगी। और इस प्रकार जब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है तो अपने अकॉर्डिंग मन मर्जी नियम संसद में पास करवाती है और उनका फायदा उठाती है। तो इस तरीके से कंपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को भी इफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्लास में जॉइंट स्टॉक कंपनी की डिसएडवांटेजेस देखी, लेकिन यहाँ पर हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि कंपनी की जितनी डिसएडवांटेज हैं उन सभी को जो उसकी एडवांटेज है वो ढक देती है। कंपनी की जो एडवांटेज है उनके सामने कंपनी की डिसएडवांटेज कोई मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर कंपनी को अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के कंपैरिजन में एक सर्वोत्तम संस्था माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी लोगों को रोजगार मिलता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है और जो है कंपनियां जो है ग्रोथ करती, इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।